हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं एस ब्लॉक की पीवाईक्यू सीरीज ऑफ नीट। ठीक है, ये आपका छोटा चैप्टर है और थ्योरेटिकल चैप्टर है जिससे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको सब फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट ऑप्शन है एल्कलाइन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म देयर हाइड्रोक्साइड। आप कोई भी एल्कलाइन मेटल ले लीजिए, आइदर लिथियम, आइदर सोडियम, पोटेशियम, अगर हम उसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये आपको मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब एल्कलाइन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड विच आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसे पूछा है रॉन्ग कौन सा है, इनकरेक्ट कौन सा है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ के इन KO2 इज +4। देखिए, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, जितनी भी एल्कलाइन मेटल्स हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर इन कंबाइंड स्टेट कितना होता है, +1, और यहाँ पर कितना है, +4। तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट। आयनेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कलाइन मेटल डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। अगर हम देखेंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, यहां से यहां पर टॉप टू बॉटम जब हम जाते हैं तो साइज क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, तो क्या हो गया, इसमें बोल रहा है आयनेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कलाइन मेटल डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यस, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो डिक्रीज होता है। लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, तो आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, दैट इज द जो आपकी सीरीज है इलेक्ट्रोकेमिकल, उसमें लिथियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, E0 रिडक्शन पोटेंशियल, वो होता है -3 पॉइंट समथिंग वोल्ट। ठीक है, जो कि क्या है, बहुत कम है। ठीक है, इसलिए ये क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। तो आपसे इनकरेक्ट पूछा था तो बी विल बी योर आंसर, बी आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग। आपको एक जगह एल्कलाइन मेटल्स और उसका हाइड्रोक्साइड दे रखा है और दूसरी जगह उसका क्या दे रखे हैं बेटा, उनके फंक्शन, उसके यूजेस दे रखे हैं। तो लिथियम जो है, लिथियम जनरली किस में यूज होता है, ये आपको याद रखना है। लिथियम यूज होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। मतलब ए का क्या हो गया, 1। बी देखते हैं, सोडियम। सोडियम जो है, सोडियम एज अ कूलेंट इन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स जो होते हैं उनमें एज अ कूलेंट, जो वहां का टेम्परेचर होता है उसको लोअर डाउन करने के लिए सोडियम यूज होता है। तो बी का हो गया आपका, दैट इज थर्ड, बी का हो गया थर्ड ऑप्शन। सी का है, दैट इज KOH। KOH आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कॉस्टिक पोटाश भी कहते हैं, ये CO2 को एब्जॉर्ब करने के लिए यूज होता है और K2CO3 प्लस वाटर बना देता है। ठीक है, तो ये आपका K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट प्लस वाटर फॉर्म करता है। जहां पर भी CO2 होगी उसे एब्जॉर्ब करने के लिए आपको KOH यूज होगा। तो दिस इज एब्जॉर्बेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब आपका सी का हो गया 1, सी का हो गया आपका 1, सी का हो गया 1, ए का सेकंड है, सी का हो गया 1। ठीक है, अब CS, दैट इज सीजियम। सीजियम क्या है, इसका एटॉमिक साइज बहुत बड़ा होता है। एटॉमिक साइज काफी ज्यादा होने की वजह से, एटॉमिक साइज काफी लार्ज होने की वजह से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना काफी इजी है। आयनाइजेशन एनर्जी काफी कम हो जाती है, जिसलिए ये इजीली इलेक्ट्रॉन दे देता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इसीलिए ये यूज होता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल। रुबिडियम भी आपका, सीजियम के साथ रुबिडियम भी एज अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल में यूज होता है। तो डी का हो गया आपका फोर्थ, डी का हो गया फोर्थ। सीजियम इज यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल, मतलब डी का हो गया आपका फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, तो ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का 1, डी का फोर्थ, तो ऑप्शन हो गया आपका डी। ठीक है, तो इस तरह से आपको यूजेस भी आपकी एनसीईआरटी में दे रखे हैं, तो आपको पढ़कर इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Ionic mobility of which of the following alkali metal is the lowest when aqueous solution of their salt? देखिए ध्यान रखिए, एल्कलाइन मेटल के अगर मैं एटॉमिक साइज देखूं नॉर्मल गैसियस स्टेट में, तो एटॉमिक साइज जो होता है एल्कलाइन मेटल का
तो टॉप टू बॉटम क्या होता है, इंक्रीज होता है। मतलब लिथियम का सबसे छोटा साइज होगा, देन सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबिडियम, देन सीजियम। ठीक है, ये है आपका जब वो गैसियस आयंस हैं। ठीक है, जब वो गैसियस कैटायंस हैं। लेकिन अगर उनका हाइड्रेशन एनर्जी देखेंगे, अगर हम हाइड्रेशन एनर्जी देखेंगे और उसका हाइड्रेटेड आयन का अगर साइज देखेंगे, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन अगर मैं देखूंगी तो जो सबसे छोटा कैटायन है वो सबसे बड़ा हो जाता है। मतलब इनका साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन अगर आप देखेंगे तो Li प्लस एक्वस का साइज सबसे लार्जर हो जाता है देन सोडियम एक्वस का, फिर आपका पोटेशियम, फिर आपका पोटेशियम एक्वस का, और फिर आपका रुबिडियम। ये सारे एक्वस हैं। देन आपका आता है सीजियम, जो सबसे छोटा था हाइड्रेटेड आयन में, उसका सबसे उतने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स उससे एडहेयर हो जाते हैं, उसका साइज उतना ही ज्यादा बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो आयनिक मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी से आप याद रखेंगे कि आयोनिक मोबिलिटी, आयोनिक मोबिलिटी is inversely proportional to the size of hydrated ion, size of hydrated ion। तो साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन सबसे ज्यादा बड़ा किसका हो गया, Li प्लस का, तो इसकी आयनिक मोबिलिटी सबसे कम हो जाएगी। तो आपसे लोएस्ट ही पूछी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, लिथियम इज आंसर। ओके, चलिए, तो सी आपका ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको कि आयनिक मोबिलिटी जो है वो साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन के इनवर्स रिलेशनशिप में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following alkali metals forms only the normal oxide M2O? ठीक है, ऑक्साइड आयन जो होता है उसमें O-2 चार्ज होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि आपका जो लिथियम है Li2O बनाता है, इसे बोलते हैं लिथियम मोनोऑक्साइड, लिथियम मोनोऑक्साइड। जबकि सोडियम Na2O2 सोडियम परऑक्साइड बनाता है, दिस इज नोन एज सोडियम परऑक्साइड। ठीक है, इसमें जो चार्ज होता है -1 होता है ऑक्सीजन में। अब आपका रह गया पोटेशियम KO2, RbO2 और आपका CSO2। मतलब पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम बनाते हैं सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड मतलब -½ चार्ज होगा ऑक्सीजन पर, ये बनाते हैं सुपर ऑक्साइड। तो ये आपको याद रखना है कि लिथियम मोनोऑक्साइड बनाता है, जबकि सोडियम परऑक्साइड और आपका पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड। तो आपसे पूछा गया है कि मोनोऑक्साइड कौन बनाएगा, तो दैट इज लिथियम। लिथियम आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ईज ऑफ adsorption of the hydrated alkali metal ions on an ion exchanger resins। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आयन एक्सचेंज रेजिन जो हार्ड वाटर को, ठीक है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है, उसमें जो एडजॉर्प्शन है, उसमें जो एडजॉर्प्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन। तो जितना बड़ा, हमने देखा था अभी कि लिथियम का सबसे बड़ा हाइड्रेटेड आयन होता है, तो लिथियम का साइज सबसे बड़ा हो गया। देन सोडियम का जितना छोटा उसका गैसियस में होगा उतना ही वो हाइड्रेटेड आयन में बड़ा हो जाता है। तो लिथियम, देन सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबिडियम, मींस बी विल बी योर आंसर। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रेटेड आयन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In the ease of alkali metal, the covalent character decreases in the order of। देखिए यहाँ पे आपको एक चीज दिखाई दे रही है कि केटायन, जब भी आपको कोवेलेंट कैरेक्टर पूछा जाए तो वहां पर आ जाता है फजान्स रूल। और फजान रूल क्या बताता है, कोवेलेंट कैरेक्टर को डिफाइन करता है,
कोवलेंट कैरेक्टर को डिफाइन करता है और कहता है कि जितना छोटा केटायन होगा, स्मॉल साइज ऑफ केटायन, स्मॉल साइज ऑफ केटायन उतना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा। दूसरा, जितना लार्ज एनाइन होगा, और लार्ज क्या होना चाहिए, एनाइन, ठीक है, तो उतना कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, यही बताता है फजान्स रूल। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका केटायन तो सेम है, केटायन सेम है, मतलब कोवलेंट कैरेक्टर किस पे डिपेंड करेगा, एनाइन पर। तो एनाइन का अगर हम देखें, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, यही आपके एनाइन दे रखे हैं। तो इनमें साइज जो होता है वो आयोडाइड आयन का सबसे बड़ा होता है। तो जितना ज्यादा साइज लार्ज होगा उतना ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी। ठीक है, उतना ज्यादा उसमें पोलराइजेबिलिटी होगी, वो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स को केटायन को दे देगा, शेयरिंग करा देगा। इसका मतलब जितना बड़ा एनाइन होगा उतना ज्यादा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो सबसे बड़ा कौन है, Mi, देन Mbr, देन MCl, देन Mf। तो ध्यान रखिए कभी भी कोवेलेंट कैरेक्टर पूछा जाए तो केटायन छोटा होना चाहिए और एनाइन बड़ा होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंपाउंड विल शो द हाईएस्ट लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी के लिए आप ध्यान रखिए, स्मॉल केटायन एंड स्मॉल एनाइन होगा, उतनी कम बॉन्ड लेंथ होगी, उतना उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे एनाइन तो सेम है, तो केटायन किसमें छोटा है, तो स्मॉल केटायन स्मॉल एनाइन। ठीक है, तो सोडियम पहले कौन आता है, लिथियम, फिर लिथियम के बाद सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सीजियम सबसे बड़ा हो जाता है। तो इसकी लैटिस एनर्जी जो है, क्योंकि सोडियम इन सब में छोटा है, तो वो उसका लैटिस एनर्जी क्या होगी, हाईएस्ट होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the alkali metal chloride forms its dihydrate salt easily? ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि लिथियम क्लोराइड जो होता है, इट इज डेलिक्विसेंट इन नेचर, इट इज डेलिक्विसेंट इन नेचर। ठीक है, डेलिक्विसेंट का मतलब क्या है, विच एब्जॉर्ब मॉइस्चर, जो क्या करे, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, उसे कहते हैं डेलिक्विसेंट। तो ये LiCl जो है, लिथियम क्लोराइड का सॉल्ट, हमेशा हाइड्रेटेड फॉर्म में मिलेगा आपको नेचर में, LiCl.2H2O के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो कौन सा सॉल्ट है, LiCl का जो सॉल्ट है वो आपका डाइहाइड्रेट सॉल्ट बनाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रूड सोडियम क्लोराइड ऑब्टेन्ड बाय द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ब्राइन। देखिए सोडियम क्लोराइड जो है वो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड से मिलता है। ठीक है, तो ये है आपका क्रूड, मतलब इसमें इम्प्योरिटीज भी बहुत हैं। क्रूड सोडियम क्लोराइड में इम्प्योरिटीज भी बहुत है। तो इम्प्योरिटीज किस किस की होती हैं, इसमें इम्प्योरिटीज मिलती हैं आपको सोडियम सल्फेट की, ठीक है, और आपको मिलती है कैल्शियम सल्फेट की, कैल्शियम क्लोराइड की, कैल्शियम क्लोराइड की। जो आपको नहीं मिलती, इन सब की आपको क्या मिलती हैं, इन्हें मिलती हैं मैग्नीशियम क्लोराइड भी मिलता है, मैग्नीशियम क्लोराइड भी आपका एज अ इम्प्योरिटी मिलता है। MgSO4 जो है वो इम्प्योरिटी नहीं मिलती सोडियम क्लोराइड क्रूड में। ठीक है, तो वही पूछा है कि कौन सा नहीं मिलता, तो दैट इज MgSO4। बाकी सारी एज अ इम्प्योरिटीज ये कैसी मिलती हैं, इम्प्योरिटीज के फॉर्म में मिलता है। आपने देखा भी होगा कि प्योर NaCl अगर आप लेंगे तो वो कभी भी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करता, लेकिन अगर उसमें इम्प्योरिटीज हैं, अगर आपने कभी लोकल शॉप से ऐसे ही आपने कहीं से ले लिया है, अच्छा ब्रांडेड सॉल्ट नहीं खरीदा, तो आप देखते हो वो थोड़े देर अगर आप उसे खुला रखोगे, ओपन कंटेनर में ऐसे ही रखोगे, तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है मॉइस्चर को, और वो थोड़ा सा आपको जो है उसमें वाटर दिखेगा। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड की इम्प्योरिटीज मिलने की वजह से ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
वॉशिंग सोडा हैज फॉर्मूला, वॉशिंग सोडा क्या होता है, डेकाहाइड्रेटेड ऑफ सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेटेड मतलब 10H2, ये इसको बोलते हैं हम वॉशिंग सोडा, जो जनरली वाटर को मतलब वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यूज होता है, क्लींजिंग पर्पसेस के लिए भी यूज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद एन एलिमेंट X टू फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड इफ द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ X इज, ओके, कोई X एलिमेंट दे रखा है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है 1s2 2s2 2p3, तो इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटरमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 5, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो 8 में से 5 माइनस किए तो वैलेंसी हो गई इसकी 3, ठीक है। और मैग्नीशियम की आपको पता ही है, मैग्नीशियम के 1s2 2s2 2p6 3s2, तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है, मैग्नीशियम की होती है 2 वैलेंसी, इसकी मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी हो गई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो ये हो गई 2, तो अगर आपको इसका सॉल्ट बनाना है तो यहाँ पर हो गई 2 वैलेंसी, और जो X है उसकी वैलेंसी है 3, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा Mg3X2, तो ये आपका सॉल्ट, आयनिक सॉल्ट बन जाएगा Mg3X2, ओके। तो इस टाइप से भी कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कंपेयर्ड विद द एल्कलाइन अर्थ मेटल द एल्कलाइन मेटल्स एग्जिबिट, ठीक है। अच्छा, ग्रुप 1 में आपको ग्रुप 1 की जो मेटल्स होती हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, इसमें फ्रेंशियम भी होता है पर वो रेडियो एक्टिव होता है तो उसे हम कंसिडरेशन में नहीं लेंगे। ग्रुप 2 दैट इज एल्कलाइन अर्थ मेटल, इसमें होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, ठीक है। तो हम देख रहे हैं ग्रुप 1 से ग्रुप 2 की साइड जाएंगे तो हम पीरियड वाइज जाते हैं, तो क्या होता है साइज जो है वो डिक्रीज होता है, अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, साइज डिक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। वैसे भी आप देख रहे हो यहाँ पर क्या है, इसमें स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, 2s2 प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब s2 प्रेजेंट है, तो आपका एल्कलाइन मेटल का एक तो साइज ज्यादा होगा, साइज का एल्कलाइन अर्थ मेटल से ज्यादा होगा, दूसरी बात इसकी आयनेशन एनर्जी क्या होगी, एल्कलाइन अर्थ मेटल से कम होगी। ये पूछा स्मॉलर आयनिक रेडियाई, नहीं, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है, नहीं, ग्रेटर हार्डनेस, नहीं, लोअर आयनेशन एनर्जी, यस, आयनिक एल्कलाइन मेटल्स की क्या होती है, लोअर आयनेशन एनर्जी होती है देन एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है, तो इस टाइप से भी कंपेयर करा सकता है। चलिए, Which of the following atoms will have the smallest size? आपको पूछा गया है कि इन सब में सबसे छोटा साइज किसका है, ठीक है, तो एक आपको दे रखा है ग्रुप 1 दैट इज लिथियम सोडियम, ठीक है, ये पीरियड सेकेंड का है, ये पीरियड 3 का है। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स दे रखे हैं आपको दैट इज बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। अगर आप देखेंगे इन सब में लिथियम, ठीक है, जो है वो सेकंड पीरियड के एलिमेंट का साइज छोटा होता है, जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम बढ़ते हैं, ठीक है, ग्रुप वाइज साइज इंक्रीज होता है। चलिए, तो इन सब में अगर इन दोनों में पूछे तो लिथियम का साइज छोटा होगा सोडियम से, इन दोनों में पूछे तो बेरिलियम का। अब इन दोनों में पूछेंगे तो हम देखेंगे कि लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं, यहाँ से यहाँ पर जाएंगे अलोंग द पीरियड, तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसका मतलब सबसे छोटा किसका हो गया, बेरिलियम का साइज सबसे छोटा हो गया। चलिए, ठीक है, तो इस टाइप कभी आप आए तो कंपेयर करके इस तरह से लिख लीजिए, तब आपको पूरी पीरियोडिक टेबल जो है वो माइंड में होनी चाहिए किसी भी एस ब्लॉक पी ब्लॉक के क्वेश्चन करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ द बेरिलियम क्लोराइड इन सॉलिड स्टेट एंड वेपर फेज आर। देखिए, ध्यान रखिए कि जो बेरिलियम क्लोराइड होता है, ठीक है, वो आपका सॉलिड स्टेट में
सॉलिड स्टेट में आपका चेन, पॉलीमेरिक चेन फॉर्म में रहता है, पॉलीमर बनाता है, ठीक है। जबकि वेपर फेज में BeCl2 इन वेपर फेज ये डाइमर बनाता है। क्या फॉर्म करता है? डाइमर। डाइमर मतलब दो मॉलिक्यूल जो है वो अटैच रहेंगे। कैसे? बेरिलियम ये आपका डायमेरिक फॉर्म हो गया जो वेपर फेज में मिलता है, और ये आपका पॉलीमेरिक फॉर्म। पॉलीमेरिक फॉर्म किस तरह से कि कई सारे पॉलीमर जो है BeCl2 के कई सारे नंबर ऑफ यूनिट्स अटैच्ड होंगे। इस तरह से ये क्या रहेगा, फिर से ये, ठीक है, बेरिलियम ये इस तरह से अटैच रहेगा। इधर से डिफरेंशिएट, कई सारे नंबर ऑफ यूनिट्स BeCl2 के अटैच होंगे, लेकिन ये कब होगा? इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट में ये आपको NCERT में लाइन लिखी हुई है, और इनफैक्ट इनके स्ट्रक्चर्स भी बने हुए हैं कि सॉलिड स्टेट में ये पॉलीमेरिक चेन में होता है, जबकि वेपर फेज में ये कैसा रहता है? BeCl2 इन डाइमर फॉर्म, ठीक है। तो आंसर इज, आपसे पूछा सॉलिड स्टेट एंड वेपर फेज आर, तो चेन एंड डायमर रेस्पेक्टिवली। उन्होंने पॉलीमर चेन ना लिख के केवल चेन लिखा है। चेन का भी मतलब क्या है कि चेन में वो पॉलीमरिक फॉर्म में कनेक्टेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये आपसे काफी पूछा जाता है, ठीक है, तो इसमें ध्यान से इसे आपका जो एस ब्लॉक है उसमें आपका दे रखा है स्ट्रक्चर, तो इसे अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट। Among the following alkaline earth metals, halide one which is covalent and soluble in organic solvent, ठीक है। आपसे पूछा एल्कलाइन अर्थ मेटल के हैलाइड्स, तो एल्कलाइन अर्थ मेटल में एक बेरिलियम आता है, देन मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, देन स्ट्रोंशियम, देन बेरियम, ठीक है। तो इनके हैलाइड लाइक BeCl2, MgCl2, CaCl2, देन SrCl2, देन BaCl2। तो इसमें ध्यान रखिए, जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे एटॉमिक साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज होगा, और साइज ऑफ कैटायन जैसे जैसे इंक्रीज होता है उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कम हो जाता है और आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब इन सब में सारी जितनी भी हैलाइड्स हैं ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इसमें केवल BeCl2 में ही कोवेलेंट कैरेक्टर होता है ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कैटायन। बाकी सारे आपके कैसे होते हैं? आयनिक हैलाइड्स। बाकी सारे आपके आयोनिक हैलाइड्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि जो आपका बेरिलियम है उसके जो हैलाइड्स होते हैं वो कोवेलेंट नेचर के होते हैं, ठीक है। तो आपसे यही पूछा है कि कौन सा कोवेलेंट है, और जब कोवेलेंट है तो यही आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होगा, ठीक है। जो कोवेलेंट होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं। जो पोलर होते हैं, जो आपके आयनिक होते हैं, वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। तो आंसर इज बेरिलियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which one of the following is an amphoteric hydroxide? एम्फोटेरिक का मतलब क्या है? पहले तो ये समझिए कि एम्फोटेरिक से मतलब क्या है। एम्फी मीन्स होता है बोथ, ठीक है। एम्फी वर्ड कहीं भी आए उसका मतलब होता है बोथ, मतलब जो एसिड से भी रिएक्ट करे और जो किससे करे, तो बेस से भी रिएक्ट करे, ठीक है। ये एल्कलाइन मेटल की हाइड्रोक्साइड्स हैं और एल्कलाइन अर्थ मेटल की हाइड्रोक्साइड्स हैं, और एल्कलाइन अर्थ मेटल की हाइड्रोक्साइड जनरली बेसिक होती हैं। लेकिन बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक होती है। मतलब अगर मैं इसकी रिएक्शन, एम्फोटेरिक होती है, अगर मैं इसकी रिएक्शन किसी बेस से कराऊं, किसी बेसिक सॉल्ट से कराऊं, आइदर NaOH आइदर COH का होल ट्वाइस, तो क्या होगा, ये रिएक्ट कर जाएगी और ये बनेगा आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बना देगी, ठीक है। उसी तरह से तो ये किससे रिएक्ट कर रहा है? बेस से, ठीक है। ये जो है हाइड्रोक्साइड किससे रिएक्ट कर रही है? बेस से। अगर इसी की रिएक्शन में आपकी एसिड से कराऊं, लाइक मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराऊं, तो क्या करेगी? इट कैन रिएक्ट विद
एसिड एज वेल, तो ये आपकी एसिड से भी रिएक्ट करेगी बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या होगा BeOH का होल 4 और Cl2। मतलब ये जो बेरियम हाइड्रोक्साइड है ये एसिड से एज वेल एज बेस से दोनों से रिएक्ट करती है, जबकि ये जो सारी हैं आपकी अदर एल्कलाइन अर्थ मेटल की जो हाइड्रोक्साइड्स हैं वो कैसी होती हैं, बेसिक नेचर की होती हैं, जबकि ये आपकी एम्फोटेरिक नेचर की है क्योंकि दोनों से रिएक्ट करती है। ठीक है, तो ए इज द आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमंग CaS2, BeS2, BaS2 द ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर इज। कभी भी आपसे आयनिक कैरेक्टर पूछा है, कभी भी कोवेलेंट पूछा है, आपको फजान्स रूल लगा देना है। फजान्स रूल मैंने बताया था जितना छोटा कैटायन होगा उतना उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है, तो साइज अगर मैं देखूं तो बेरिलियम का, क्योंकि आपका जो नेगेटिव पार्ट है हाइड्राइड तो सेम है, तो बेरिलियम का साइज सबसे छोटा होता है, देन होता है बेरिलियम मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, देन बेरियम। ठीक है, तो इसका साइज सबसे बड़ा है, इसका मतलब इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम होगा और इसका आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। तो बेरिलियम में कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा, देन कैल्शियम में, देन बेरियम में, तो आयनिक कैरेक्टर उसके इनवर्स हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है सॉल्युबिलिटी ऑफ द एल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट्स इन वाटर डिक्रीजेस इन द। ठीक है, एल्कलाइन अर्थ मेटल के जो सल्फेट्स हैं लाइक बेरिलियम सल्फेट, then magnesium sulfate, then calcium sulfate, then strontium sulfate, then आपका barium sulfate। ठीक है, अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो जो आयन का साइज है जो वो इंक्रीज होता है, कैटायन का साइज इंक्रीज होता है, कैटायन का साइज इंक्रीज होता है तो हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, और हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होगी तो जो इसकी सॉल्युबिलिटी है, तो सॉल्युबिलिटी है वो भी डिक्रीज हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो मैग्नीशियम, तो सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज होगी। तो इसका अगर हम देखें कि सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स इज, ठीक है, तो सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी होगी, मैग्नीशियम सल्फेट की, देन कैल्शियम, मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, देन स्ट्रोंशियम, देन बेरियम। तो बेरियम सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी सबसे कम हो जाएगी और मैग्नीशियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है बेरियम सल्फेट की कम हो जाती है। ठीक है, तो चलिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज द पेरोक्साइड। ठीक है, तो हमने आपको एल्कलाई मेटल का तो बता दिया था कि सोडियम पेरोक्साइड होती है, जबकि अगर हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में देखेंगे तो बेरियम पेरोक्साइड के फॉर्म में रहती है। ठीक है, तो इस पे ही -1 चार्ज होता है, तो बेरियम पेरोक्साइड जो बेरियम मेटल है वही पेरोक्साइड फॉर्म करती है। चलिए बाकी KO2 आपका हो गया सुपर ऑक्साइड, MnO2 इज नॉर्मल ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दिस इज ऑल्सो ऑक्साइड, ये सारे आपके ऑक्साइड है। ठीक है, आप इसका ऑक्सीजन का नंबर भी जो है ऑक्सीडेशन नंबर भी कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बेरियम पेरोक्साइड ही होती है। चलिए नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ K2CO3, MgCO3, CaCO3 एंड BeCO3। देखिए ध्यान रखिए, CO3 दैट इज कार्बोनेट रेडिकल जो है वो लार्ज एनाइन है। कैसा है, लार्ज एनाइन। तो लार्ज एनाइन के साथ काफी अच्छा जो है स्टेबल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, जबकि आपका तो लार्ज एनाइन के साथ अच्छा बॉन्ड बनाएगा तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, मतलब लार्ज क्या होना चाहिए, लार्ज कैटायन होना चाहिए। अगर मैं इन सब में देखूं तो पोटेशियम आपका एल्कलाई मेटल का है, ग्रुप 1 का है, जबकि और ये कैसे आता है, कहां पर आता है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, 4th पीरियड में आता है, जबकि ग्रुप 2 में यहाँ पे दे रखा है बेरिलियम, ग्रुप 2 में बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ठीक है,
तो आप देखेंगे इन सब में तो कैल्शियम का साइज बड़ा है, और कैल्शियम से साइज, क्योंकि ये अलोंग द पीरियड साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज, और यहाँ पे साइज क्या होता है, डिक्रीज। अलोंग द पीरियड जो है साइज डिक्रीज होता है। तो अगर मैं देखूं इन सब में तो कैल्शियम का साइज सबसे बड़ा है, और कैल्शियम से साइज बड़ा किसका है, पोटेशियम का। मतलब पोटेशियम कार्बोनेट जो है, पोटेशियम का जो साइज होगा वो सबसे ज्यादा है। देन आपका किसका होगा, कैल्शियम का, देन किसका होगा, मैग्नीशियम का, देन होगा आपका बेरिलियम का। तो लार्ज केटाइन के साथ लार्ज एनाइन होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। उसी तरह से अगर स्मॉल एनाइन हो, स्मॉल केटाइन हो तो थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे। तो सबसे ज्यादा किसकी हो गई, K2CO3, देन CaCO3, देन MgCO3, देन BeCO3। K2CO3, CaCO3, MgCO3 and BeCO3. So A will be your answer. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The product obtained as a result of a reaction of nitrogen with CaCl2. ये आपसे काफी पूछा जाता है एनसीईआरटी में। ये आपको गिवन है रिएक्शन कैल्शियम कार्बाइड, इसको बोलते हैं CaC2, दैट इज कैल्शियम कार्बाइड। ये आपका आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। इसमें Ca2+ और ये आपका इस तरह से रहता है, इसमें पाई बॉन्ड रहता है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन अगर आप नाइट्रोजन से कराएंगे तो आपको जो मिलता है दैट इज CaC2, सॉरी, तो ये आपका मिलता है CaCN2 प्लस कार्बन, ठीक है। इसको पूरे को बोलते हैं हम नाइट्रोलिम। तो नाइट्रोलिम, ठीक है। तो ये है आपका ये कंपाउंड है कैल्शियम साइनामाइड, कैल्शियम साइनामाइड, दिस इज साइनामाइड, ठीक है। और ये है आपका कार्बन मतलब ग्रेफाइट, ठीक है। इन दोनों के मिक्सचर को कहा जाता है नाइट्रोलिम, ठीक है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं CaCN का होल ट्वाइस, CaCN का होल ट्वाइस, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन जब हम नाइट्रोजन से कराते हैं तो हमें नाइट्रोलिम मिलता है, मतलब कैल्शियम साइनामाइड प्लस ग्रेफाइट या कार्बन। इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऑप्शन क्या है, सी, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नाइट्रोलिम क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, कैल्शियम साइनामाइड क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और दोनों के मिक्सचर को हम नाइट्रोलिम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए फिर से मैच द फॉलोइंग। इंटरेस्टिंग लग रहा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये आप 10th का, अगर 10th के भी अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट रखते हैं तो भी हो जाएगा ये। चलिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड, मतलब हाफ H2O, ठीक है। दिस इज POP। ये जो है इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस या POP कहते हैं। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है। चलिए, तो फर्स्ट का ए का हो गया, सेकंड ए का सेकंड आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, दैट इज बी। चलिए दूसरा भी देख लेते हैं। इप्सम सॉल्ट इज, इप्सम जो सॉल्ट होता है वो होता है MgSO4.7H2O, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट का 7H2O में इप्सम सॉल्ट बोला जाता है। तो ये हो गया आपका बी का हो गया थर्ड, ठीक है। ऑप्शन आपको एक ही दिख रहा है लेकिन फिर भी पूरा कर दे रही हूँ। कैजेट्राइड इज MgSO4.5H2O, सी का हो गया फोर्थ, and gypsum is CaSO4.2H2O, ठीक है। तो gypsum डी का हो गया 1, सी का हो गया फोर्थ, बी का हो गया थर्ड एंड ए का हो गया आपका 2। तो बी विल बी योर आंसर, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंपाउंड ए ऑन हीटिंग गिव्स अ कलरलेस गैस। चलिए इसे लिख लेते हैं। ए कोई कंपाउंड है, उसको अगर हम हीट कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, कलरलेस गैस मिल रही है, कोई कलरलेस गैस मिल रही है। और क्या मिल रहा है, कलरलेस गैस एंड रेजिड्यू, कोई भी रेजिड्यू मिल रहा है। चलिए अब ये बोल रहा है
कि दैट इज डिसॉल्व इन वाटर टू ऑब्टेन बी। अगर हम इस रेजिड्यू को डिसॉल्व कर रहे हैं, अगर हम इस रेजिड्यू को डिसॉल्व कर रहे हैं वाटर से, वाटर में मतलब वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो हमें कोई कंपाउंड मिल रहा है बी। ओके चलिए, एक्सेस ऑफ CO2 इज बबल थ्रू। अगर बी में मैं एक्सेस CO2 पास कर रही हूं, ठीक है, तो मिल रहा है आपको aqueous solution of B and C is formed which is recovered in a solid form। ठीक है, तो क्या मिल रहा है आपको? C मिल रहा है जो कि सॉलिड है। ठीक है, चलिए अब ये बोल रहा है C ऑन जेंटल हीटिंग। अगर मैं C को हीट कर रही हूँ, ठीक है, नॉर्मल अगर मैं हीट कर रही हूँ तो मुझे दोबारा से कंपाउंड A मिल जा रहा है। ठीक है, तो आपको एक चीज तो दिख रही है, आपको याद आ रहा होगा कि एक्सेस CO2 जब हम पास करते थे तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट मिलता है विच इज सॉलिड इन नेचर। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा ही लग रहा है मुझे। चलिए, तो A क्या होगा? CaCO3 होगा। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट होगा, जिसको हीट करने पर मेरे को एक CO2 मिला, दैट इज कलरलेस गैस है, और एक रेजिड्यू दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्विकलाइम भी कहते हैं। एक क्विकलाइम को, इस रेजिड्यू को अगर मैंने वाटर से ट्रीट कराया तो मेरा स्लेगलाइम मिल गया, दैट इज CaOH का होल ट्वाइस। जब भी एक्सेस CO2 वाला आ जाए ना, तो आप समझ लीजिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर हम नॉर्मल अगर CO2 पास करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, लेकिन इसने एक्सेस कर दिया है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट फर्दर रिएक्ट टू फॉर्म कैल्शियम, यहाँ पे क्या बन जाएगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये बन गया कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो मिलेगा मेरा मेटल का कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2। ठीक है, तो आपको A से हमने स्टार्ट किया था, A ही मिल गया, तो इसमें पूछा है कि कंपाउंड A कौन सा होगा। ठीक है, ये आपकी बहुत कॉमन रिएक्शन है जो आपको 10th स्टैंडर्ड में भी पूछी जाती है और 11th में भी पूछी गई है नीट में, तो इसे याद रखना है कि A कौन सा होगा? CaCO3। ठीक है, सारी रिएक्शंस आपके सामने है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एंजाइम दैट यूटिलाइज ATP in phosphate transfer require an alkaline earth metal as a cofactor M is। देखिए, एनसीईआरटी में एक आपको यूजेस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के आयंस का दे रखा है, उसे एक बार पढ़ लीजिए, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये पूछा है कि कोई अल्कलाइन अर्थ मेटल है जो एंजाइम, कौन सा एंजाइम जो फॉस्फेट ट्रांसफर करने, जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होती है उसको ट्रांसफर करने में एटीपी जो यूज होती है, उस टाइम जो कोफैक्टर का कौन सा काम, कौन सा आयन जो अल्कलाइन अर्थ मेटल का है जो एज अ कोफैक्टर की तरह काम करता है विद ऑल द एंजाइम जो एटीपी ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो वो कौन सा है? ध्यान रखिए, मैग्नीशियम है वो, जो कि सारे एंजाइम्स का जो एटीपी ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं उनका कोफैक्टर होता है। ठीक है, तो ये केवल लर्निंग पॉइंट के बेसिस पर है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको यूजेस ऑफ आयंस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आयंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये भी आपका बायो या फिर बोल सकते हैं केमिस्ट्री का है, क्योंकि इसमें आ गया आपका कि कौन सा आयन है, कौन सा आयन है जो मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, दैट इज कैल्शियम आयन। ठीक है, कैल्शियम आयन है जो आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आने के काफी चांसेस रहते हैं। तो इस तरह से आपके 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे एस ब्लॉक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।